और आसपास के सभी हमें प्रतिष्ठित लोग दिखाई दे रहे हैं, सभी हमारे पार्टी के सहयोगी साथी यहाँ पर उपस्थित, बड़ी संख्या में हमारे बुजुर्ग माताएं बहनें, प्यारे बच्चों, पत्रकार साथियों। सबसे पहले सेंट जोसेफ वर्ल्ड स्कूल के जितने भी टीचर्स हैं और इन बच्चों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ। और जिस तरह का मैंने अभी परफॉर्मेंस देखा है, जो बच्चों की लगन दिखाई दी है, मैं ये कह सकता हूँ कि बच्चों के अंदर टैलेंट छिपा हुआ है और अगर हम उसको निकालने की कोशिश करें तो बहुत सारे हमारे टैलेंटेड बच्चे यहीं से निकल करके न केवल इस क्षेत्र में बल्कि जो बड़े बड़े शहरों में पढ़ते हैं उनका भी मुकाबला कर सकते हैं। जिस तरह की परफॉर्मेंस बच्चों ने अभी की है, मैंने 3 परफॉर्मेंस देखी हैं और आखिरी में जो बच्चों ने करके दिखाया है, मैं समझता हूं जितने लोग यहाँ बैठे होंगे कहीं न कहीं उस परफॉर्मेंस को देख करके उससे जुड़ गए होंगे। और जो इमोशन आता है नेशनलिज्म को लेकर के, ये मैं समझता हूं किसी भी देश में, समाज में सबसे ऊपर यही इमोशन रहता है। देश के प्रति प्रेम, अपनी धरती के प्रति प्रेम। मैं सेंट जोसेफ स्कूल के जितने भी प्रबंधक से लेकर के सभी लोगों को बधाई देता हूं कि 5वें फाउंडेशन डे पे उन्होंने मुझे बुलाया है। 5th फाउंडेशन डे है और जितने भी राजनीति करने वाले लोग हैं 5 साल बहुत याद रखते हैं। हर 5 साल में बदलाव होता है। कभी कभी सोचते हैं कि 5 साल में बदलाव होगा, लेकिन इस बार हम लोग सब चूक गए, 5 साल में बदलाव नहीं हो पाया। अब हम लोगों के लिए 4 साल बचे हैं। उससे पहले एक बड़ी परीक्षा होने जा रही है, क्योंकि परीक्षा में अगर हम लोग सफल हो जाएंगे तो ये जो विकास दिखाई दे रहा है हम लोगों के आसपास, ये दुगनी रफ्तार से विकास यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अभी आपके आने से पहले मैं इंटरव्यू दे रहा था, एक यही की स्टूडेंट, उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए रोक लिया और कई सवाल उन्होंने पूछे। उस सवालों में एक सवाल ये पूछा कि हम लोग परीक्षा के समय पर स्ट्रेस को कैसे दूर रखते हैं। तो मैंने ये कहा कि जो संस्था खड़ी है यहाँ पर, तो बच्चों को कभी स्ट्रेस हो ही नहीं सकती है, क्योंकि अकेला संस्थान है, आसपास तो खेत दिखाई दे रहे हैं और अगर किसी भी खिड़की या आसपास देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको सारस दिखाई दे जाएगा। अभी जैसे ही मैं आपके संस्थान में आया, रास्ते में मुझे सारस दिखाई दे गया। ये समाजवादियों का जो सारस से नया रिश्ता जुड़ा है, बड़ा अलग रिश्ता जुड़ गया है। वैसे तो आजादी हम लोगों को हर चीज की मिलनी चाहिए और जिन लोगों को सरकार में जनता ने बैठा दिया वो किसी की आजादी को पसंद नहीं करते। हम और आप लोग तो पॉलिटिकल लोग हैं, किसी न किसी विचारधारा से जुड़े लोग हैं। हमसे और आपसे तो नाराजगी हो सकती है, लेकिन सोचिए जो चिड़िया है उनसे नाराजगी क्या। इस सरकार ने उसकी भी आजादी पे पाबंदी लगा दी। एक नौजवान उसकी देखभाल कर रहा था क्योंकि वो बीमार था, चोट खाया था, उसकी रखवाली की, उसका इलाज किया, उसको खाना खिलाया और अपना मित्र बना दिया। ये तो सोचने की बात थी। अभी तक तो हम लोग और लोगों को मित्र बनाते हैं। अगर हम जानवरों में देखें तो जितने लोग संपन्न हो जाते हैं वो अपने घरों में एक कुत्ता पाल लेते हैं। घर में कुत्ता एक होगा, लेकिन दरवाजे पे लिखेंगे कुत्तों से सावधान। ये हिंदी गलत है या हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। लोग बिल्ली पाल रहे हैं, कबूतर पाल रहे हैं, तोते पाल रहे हैं, लेकिन अगर आपने थोड़ा बहुत साथ दिखाया और सारस के करीब पहुंच गए तो हो सकता है आपके सामने परेशानी खड़ी हो जाए। और ये सरकार ऐसी है जो परेशानी खड़ी कर रही है
और किसी भी रूप में अगर कोई कानून का उल्लंघन करेगा तो ये बहाना ढूंढ करके उसके खिलाफ कार्रवाई कर देंगे। लेकिन हमें खुशी है इस बात की कि जिस समय हम लोगों ने उस सारस के साथ और सारस के जो मित्र बना उसके साथ खड़े हुए, पूरा देश का झुकाव उधर दिखाई दिया है। उन्होंने सवाल खड़ा किया, अगर सारस को इलाज कराने में, उसको खाना खिलाने में कार्रवाई हो सकती है, तो जो लोग मोर को खाना खिला रहे तो उन पर कार्रवाई कब होगी? और इधर तो एक नई बहस छिड़ गई है कि कौन ज्यादा पढ़ा लिखा है, हमारे लखनऊ वाले के दिल्ली वाले। इधर रेलिंग सारे आ जाओ, मैं आईडी दे दूं। हालांकि लखनऊ वालों की पढ़ाई तो पता नहीं कहाँ हुई होगी। इसलिए मैं इस मौके पर बधाई देना चाहता हूँ। मैं जब आपके पास आ रहा था तो मैंने कहा कि बच्चों से मैं क्या बोल सकता हूँ, या जो टीचर्स हैं उनको क्या मैं कह सकता हूँ, जो उनके माता पिता हैं उनके बीच में क्या बात रख सकता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे, उन्हें जरूर वो पत्र पढ़ना चाहिए, और बच्चों को जरूर, और टीचर्स को जरूर, और पेरेंट्स को जरूर। जो कभी अब्राहम लिंकन ने अपने बेटे के टीचर को लिखा था पत्र, शायद बहुत सारे लोगों ने बहुत सी बातें लिखी होंगी बच्चों के बारे में, बहुत सी चीजें हैं, लेकिन मैं समझता हूं सबसे बेहतर अगर किसी ने पत्र लिखा है वो भी अपने बेटे के टीचर को, तो वो अब्राहम लिंकन ने लिखा है। हालांकि इस समय नहीं है, नहीं तो मैं अपनी जेब में रख के लाया था उस पत्र को, और मैंने कहा था, मैंने सोचा कि शायद मैं वहां पढ़ूंगा, लेकिन आजकल जमाना गूगल का है, सोशल मीडिया का है, वो पत्र जरूर पढ़ना चाहिए। बहुत सी ऐसी बातें लिखी हैं जो टीचर को जाननी चाहिए और बच्चे को पढ़ाना चाहिए। कई उसमें उदाहरण है इस तरह के। इसे उससे बेहतर मैं समझता हूँ कोई पत्र नहीं लिखा गया है, क्योंकि जब बच्चा पढ़ता है और जब बच्चा ग्रोइंग स्टेज पे है तो वो एकदम कच्चा है। वो जिस रास्ते पर उसको डाल दोगे, जितना उसको समझा दोगे, जितना उसका टैलेंट आप निखार दोगे, उतना ही वो आगे बढ़ेगा। और दुनिया के उदाहरण हैं तो जो गरीब है, जो जमीन पे रहा है, वो दुनिया की ऊंचाइयों पर पहुंचा है। और केवल भारत में नहीं बल्कि दुनिया में उसके उदाहरण हैं। और हम आप लोगों को जो विरासत में मिली है राजनीति, समाजवादी आंदोलन, यहाँ तो बहुत सारे ऐसे परिवार के लोग बैठे हैं जिन्होंने नेताजी को बहुत करीब से देखा है। मैं जब चुनाव में था मैं यही बात कहता था कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो नेताजी को संघर्ष में साथ देकर के उन्हें बढ़ाया, नेताजी का साथ नहीं छोड़ा। तो सोचो नेताजी कहां से निकल कर थे और किस ऊंचाई तक पहुंचे, वो यहीं से निकले, आपके लोगों के बीच से निकले। तो जहां नेताजी के जीवन से हम लोग सीख सकते हैं, वहीं दुनिया में तमाम ऐसे उदाहरण हैं जहां पर बहुत छोटे छोटे परिवारों से, गरीब परिवारों से, जिन पर बहुत ज्यादा संसाधन नहीं थे, बहुत सी चीजों का अभाव था, लेकिन उन्होंने अभाव और जरूरतों को अपनी ताकत बनाया, मेहनत की, परिश्रम किया, और उसका परिणाम ये हुआ कि वो जिस क्षेत्र में भी मेहनत किए उस क्षेत्र में ऊंचाई तक पहुंचे। इसलिए मुझे उम्मीद है कि इतनी दूर दराज अकेले में और एकांत में स्कूल बनाए, यहाँ पर बच्चे पढ़ेंगे, पढ़ लिख करके आगे न केवल अपने परिवार का नाम बढ़ाएंगे बल्कि प्रदेश का, समाज का और देश का भी नाम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जहाँ कार्यक्रम खत्म हुआ था, हमारे फौज के लोग किन परिस्थितियों में सीमा की रक्षा करते हैं और कई बार उनकी जान चली जाती है, शहीद हो जाते हैं। आज जो शहीदों को सम्मान मिल रहा है वो घर परिवार के लोगों से मिल पा रहे हैं, वो किसी और की देन नहीं है, वो नेताजी की देन है। नेताजी की वजह से ही आज शहीद घर परिवार के बीच में पहुंच सकते हैं। जहां आज हम जिस माहौल में हैं, हमारा देश न जाने कितना आबादी में बढ़ता चला जा रहा है। अगर हम आबादी में बढ़ रहे हैं तो उतनी ही हमारे सामने संकट पैदा हो रहे हैं, बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं कि आने वाली पीढ़ी को हम नौकरी कैसे देंगे, उसको रोजगार कैसे देंगे, उसके जीवन में बदलाव कैसे लाएं।
उसके जीवन में खुशहाली कैसे लाए। जो लोग सरकार में हैं वो धर्म को भी पकड़ लिए हैं और राष्ट्रवाद को भी पकड़ लिए हैं। धर्म और राष्ट्रवाद उन्होंने अपने साथ मिला लिया है, इसलिए हम समाजवादियों के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन हम जानते हैं कि समाजवादियों ने जो जनता के बीच में काम किया है उसका कोई मुकाबला दूसरा दल नहीं कर सकता और भारतीय जनता पार्टी तो कभी नहीं कर सकती। हम लोगों का एक एक काम उनके लिए उदाहरण रहा है और जब कभी वो हम लोगों पर टिप्पणी करते हैं तो कहते हैं कि हम लोग क्या हैं, स्कूल है, संस्था है, नहीं बोल सकते। लेकिन जब कभी भी उनके भाषण सुनोगे आप तो कहते हैं समाजवादी ये हैं, समाजवादी वो हैं। समाजवादियों को माफिया भी कह देते हैं कभी कभी। लेकिन मैं ये कह सकता हूं आज सबसे बड़ा माफिया अगर केस वापस न लिए होते तो सोचो कौन होता। ये 420 नहीं है, ये 840 है, क्योंकि इन्होंने कहा कि 100 में 4 ही बेरोजगार हैं। बताओ 100 में 4 बेरोजगार हैं क्या? कोई कल्पना कर सकता है? इन्होंने जो सरकारी बजट पेश किया उसमें कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.2% है। ऐसा लगता है कि 100 में सबको नौकरी मिल गई, केवल ही 4 बेरोजगार हैं। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? न केवल यहां झूठ बोला उन्होंने, बल्कि ये भी कह दिया कि आय दोगुनी हो गई, प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हो गई। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने अपने अधिकारियों की केवल गिन ली प्रति व्यक्ति आय, जो तहसील में बैठते हैं, जो थाने में बैठते हैं, उनकी तो आय बढ़ी है लेकिन आम जनता की आय नहीं बढ़ी। कोई कल्पना कर सकता है कि सरकारी आंकड़े ये कहें कि प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हो गई और यहीं तक भारतीय जनता पार्टी वाले भी रुके। उन्होंने कहा कि हमारी ग्रोथ रेट आज 16% है। अरे अगर 16% ग्रोथ रेट होती तो पूरे उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस में बनते दिखाई दे रहे होते, फैक्ट्रियां लगती दिखाई दे रही होती, मेडिकल कॉलेज लगते दिखाई दे रहे होते, नए नए स्कूल बनते दिखाई दे रहे होते। अगर 16% की ग्रोथ रेट होती और 16% की ग्रोथ रेट होती तो हमारे किसानों की अपनी पैदावार की भी कीमत दुगनी मिल रही होती अगर 16% होती। और क्या कह रहे हैं कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। 1 ट्रिलियन इसलिए बोल रहे हैं कि गरीब समझ ही नहीं पाए कि ट्रिलियन क्या है, और जब तक समझे तब तक इनसे वोट ले ले। बताओ कितने लोग जानते होंगे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी क्या है। और जो झूठ बोला है उसको सच बनाने के लिए अमेरिका की कंपनी बुला ली और उसको 200 करोड़ रुपए दे दिए। बताइए भारतीय जनता पार्टी के लोग, सरकार में बैठे लोग जो झूठ बोल दिया है उसको सच बनाने के लिए अमेरिका से 200 करोड़ की कंपनी बुला ली। इसलिए हमें और आपको सावधान रहना पड़ेगा। यहाँ जो कुछ विकास हुआ है वो समाजवादियों ने किया है और जो कुछ विकास होगा वो समाजवादी कराएंगे। और हम भरोसा दिलाते हैं जिस तरीके से समाजवादी लोगों ने सबको जोड़ा है, हमें उम्मीद है कि हमारे नेता और कार्यकर्ता सब लोगों को इसी तरीके से जोड़ते रहेंगे, क्योंकि समाजवाद से ही राम राज्य आएगा। और जब तक जाति जनगणना नहीं होगी तब तक न समाजवाद आ सकता है न राम राज्य आ सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और राजा के भाग्य में सुख क्या कहें? देखिए ये बहुत फिलोसफिकल बात है, किसको सुख और किसको आराम। लेकिन मैं समझता हूँ शिक्षा से लोग अपना जीवन बदलते हैं, भाग्य बदलते हैं। जितना अच्छा हम शिक्षा दे सकेंगे समाज को, देश को, प्रदेश को, उतना ही हमारा खुशहाली और तरक्की के रास्ते पे जाएगा। भविष्य में हमें शिक्षा के क्षेत्र में जितना काम कर सके उतना करना चाहिए। अगर शिक्षा नहीं होगी तो हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा। यही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी चाहते थे कि शिक्षित समाज बने और खासकर उनका समाज शिक्षित बने। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी भी यही कहते थे, नेताजी भी यही कहते थे कि जब तक शिक्षित समाज नहीं होगा तब तक हम तरक्की और खुशहाली की ओर नहीं जा सकते। लेकिन जिस तरह की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है, आज गरीब को शिक्षा नहीं मिल सकती। प्राइमरी स्कूलों की जो व्यवस्था है वो बर्बाद कर दी इन्होंने। न खाना मिल रहा है, न ड्रेस मिल रही है, न जूते हैं, न मोजे हैं, न स्वेटर है।
और जिस हिसाब से पढ़ाई होनी चाहिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, वो भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ये सरकार नहीं दे पा रही। प्राइवेट में तो बेहतर है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, लेकिन जो क्वालिटी हमारी सरकार की है वो अच्छी नहीं है। तो सोचिए समाज में क्या कंपटीशन होगा, एक तरफ तो अच्छी पढ़ाई, एक तरफ खराब पढ़ाई। लेकिन मौजूदा वक्त में देखा गया जहां आप जाते हैं उसका ही काल चक्र उल्टा चलने लगता है, चाहे कहीं नहीं चल रहा। सारस तो एक छोटा उदाहरण है, जब सरकार की नीयत साफ नहीं है। ये इलाका वो है जहाँ सबसे ज़्यादा सारस हैं, और मुझे याद है समाजवादी सरकार में न केवल सारस मित्र बनाए गए थे, बल्कि सारस को संरक्षण करने के लिए संस्थान और रिसर्च सेंटर बन रहा था, वो भी सरकार ने नहीं बनाया। आखिरकार सरकार विरोधी पार्टी की तो दुश्मन हो सकती है, चिड़ियों की, पंछियों की, पेड़ों की दुश्मन है सरकार। ये सरकार तो पेड़ों पक्षियों की दुश्मन है, गाय की दुश्मन है सरकार, सांड की मित्र है सरकार। निकाय चुनाव की बात कर लेते हैं अध्यक्ष जी, महंगाई के बारे में। महंगाई तो ऐसी है कि आने वाले समय में आप लोग कपड़े नहीं पहन पाओगे, और खाने को नहीं मिलेगा, और डीजल पेट्रोल इतना महंगा मिल जाएगा, सबको साइकिल पे चलना पड़ेगा। अध्यक्ष जी निकाय चुनाव लगता है आपको ये निष्पक्ष कराएंगे? सच्चाई उसने जो दिखाई, एक पत्रकार ने सच्चाई दिखाई थी, उस पर मुकदमा लिखा दिया। तुम भी सच्चाई मत दिखाना, सच्चाई अगर दिखा दी तो तुम भी जल चले जाओगे। अध्यक्ष जी नगर और घोटाला अगर देखना है, आप जिला पंचायत का काम देख लो। अगर सबसे ज्यादा घोटाला देखना है, जिला पंचायत का कोई काम देख लो। इनके विधायक ठोकर मार रहे हैं सड़क पे तो डामर गिर रहा है उधर जाकर के। इनके विधायक सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, ईंटें देख रहे हैं, वो बर्बाद हैं। तो जो सरकार 6 साल से रही हो, जिस सरकार ने अभी अभी अपनी छठी मनाई हो, और उसकी छठी मनाने पे बताओ किस दुर्दशा है उत्तर प्रदेश की। नगर निकाय चुनाव की घोषणा जो नगर निकाय के चुनाव में इस बार उत्तर प्रदेश कूड़ा साफ होगा, गंदगी साफ होगी। नगर पालिका और जहाँ जहाँ बीजेपी के मेयर थे, नगर पालिका अध्यक्ष थे, वहाँ डेंगू ज्यादा फैला। और आज भी चेक कर लो, जहाँ बीजेपी के चेयरमैन हैं, जहाँ बीजेपी के मेयर हैं, वहाँ मच्छर ज्यादा है, नगर पालिका नगर पंचायतों के कूड़ा है, करकट है, गंदगी है। और तब है जब सबसे पहले प्रधानमंत्री ने झाड़ू उठाया हो, सफाई कर्मचारियों के पैर धोए हों, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े एक्टरों को स्वच्छ भारत से जोड़ करके उन्हें क्या बना दिया था, एम्बेसडर सफाई का, और स्मार्ट सिटी का सपना दिखाया। तो बताओ कितनी गंदगी है आज, कूड़ा फेंकने की जगह नहीं, सड़क बना दी समाजवादियों ने, और कूड़ा कहाँ फेंक रहा है बताइए, बाईपास फेंक रहा नहीं, फेंक रहा है अभी, और खुले में बताओ अगर चिड़िया खा लेगी तो मर जाएगी, नहीं मर जाएगी। और हम लोगों के खेतों में चली जाएगी, खेतों से जमीन में चली जाएगी, फसल में आ जाएगी गंदगी, तो हम और आप मर जाएंगे, नहीं मर जाएंगे। अध्यक्ष जी 2024 लोकसभा चुनाव जो है, एक नगर पालिका नगर पंचायतों का आरक्षण बदले, लेकिन वार्डों के आरक्षण नहीं बदले, किस तरह? ये अब विषय बड़ा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट देख रहा है। अब जो है सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे देगा, कोर्ट निर्देश दे देगा, उसको हम लोग फॉलो करेंगे। सहकारिता के चुनाव में आपकी पार्टी क्या करने वाली है? सहकारिता में तो लूट लिया, जैसे ब्लॉक प्रमुखी लूटी, MLC लूटी, फिर लूट लिया। ये लुटेरे लोग हैं, लोकतंत्र पे भरोसा नहीं करते। इसलिए मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी के लोग 840 हैं। अभी आप पश्चिम बंगाल से लौटे और राहुल गांधी जी की सत्ता रद्द कर दी, उस पर अब आगे कार्रवाई क्या रहेगी? कांग्रेस पार्टी को ऐसा कानून नहीं बनाना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी ने कानून बनाया, उन्हीं का नेता फंस गया। तो कांग्रेस पार्टी को कम से कम कानून तो ऐसा बनाते जिससे जो झूठे फंसाए जाते हैं। अब बीजेपी अपने नेताओं को तो 6 महीना और 1 साल की सजा दिलवाती है, पता नहीं क्या करती है। बीजेपी ऐसी पैरवी कराती है कि विपक्ष के लोग को 2 साल से ज्यादा सजा मिल जाए। सबसे पहले मोहम्मद आजम खान साहब गए, उनके बेटे गए, समाजवादी पार्टी के बहुत सारे लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए, इसीलिए कि उनकी सत्ता छीन लें। इरफान सोलंकी है, उसकी सत्ता छीनना चाहते हैं। रमाकांत यादव उनकी सत्ता छीनना चाहते हैं। दीपक यादव को झूठा फंसा दिया। ये केवल दूसरों को फंसा रहे हैं। और सोचिए मुख्यमंत्री जी ने अगर अपने केस न वापस लिए होते तो बताओ चुनाव हो गया होता कि नहीं होता उनके लिए? जेल में होता है, जेल में। अध्यक्ष जी जो फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? एक पत्नी ने जो आत्महत्या कर ली। देखिए उस जिले में आसपास 3-4 घटनाएं हैं। माँ बेटी को बुलडोजर और झोपड़ी में आग लगा करके मार दिया। वहीं एक पुलिस ने मारा इतना कि उसकी जान चली गई, बलवंत सिंह। फिर ये पुष्पेंद्र उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली। और आसपास ऐसे कई घटनाएं हैं
जहाँ पर प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी की वजह से हुई जाने। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में किसी की सुनवाई नहीं है, अन्याय चरम सीमा पर है। अध्यक्ष जी, एक तरफ लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है, एक तरफ आपकी जो लड़ाई है वो भाजपा से, दूसरी तरफ आज बसपा की सुप्रीमो की एक बैठक हुई। अब जब कोर वोटर की बात आती तो 13% लगभग ये वोट जो है जो छिटक जाता है, अगर सपा के पाले में आ जाता है तो जाहिर सी बात। देखिए ऐसा है, आप इसका विश्लेषण मत करो। जब मैनपुरी का चुनाव था तो सब चैनल जातियां गिनते थे टीवी पे, याद करो, अखबार वाले गिनते थे ये समीकरण है, ये समीकरण है। जब रिजल्ट आया तो किसी ने नहीं गिना किसी को है? तो इसलिए आप ये मत गिनो। उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो सपना था, उनका जो संविधान था जिस पर लोकतंत्र मजबूत होता, उसको खतरा है। जो लोग लोकतंत्र बचाना चाहते हैं वो सब समाजवादियों के साथ खड़े दिखाई देंगे। इस बार शिवपाल यादव कहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं? जहाँ से तुम बता दो वहीं ट्वीट दे देंगे। सही कह रहे हो। ये हमारी पार्टी के सुपर राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए। आंधी तूफान से, बारिश से किसानों का बड़ा नुकसान हुआ है और कुछ क्षेत्रों में कुछ किसानों का पूरी बर्बादी हो गई। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसके देश के प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि किसान बीमा फसल योजना के माध्यम से किसानों की पूरी भरपाई होगी। आज सरकार की तरफ किसान देख रहा है, आखिरकार मेहनत करके पूरी लागत लगा करके किसान ने जब अपनी फसल तैयार कर दी तो उसकी फसल की कीमत क्यों नहीं मिल रही? क्या ये किसानों के लिए जो फसल बीमा योजना थी उद्योगपतियों की मदद के लिए थी या किसानों की मदद के लिए? ये सरकार बताए। और जिस समय आलू की परेशानी किसान के सामने आई, एक भी आलू इस सरकार ने नहीं खरीदा। जब सरकार ने बजट में 1000 करोड़ रुपए रखे थे आलू के लिए, तो मैं सरकार से ये किसान जानना चाहता है कि भाई आपने आलू क्यों नहीं खरीदे? अगर एक भी आलू खरीदा हो तो बता दो। तो इसका मतलब ये इनका बजट झूठा था और बजट में ये झूठ बोलने लगा था। ये कह रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.2% है। अगर 4.2% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, इसका मतलब 100 में से 4 ही लोग बेरोजगार बचे हैं। इतना बड़ा झूठ भारतीय जनता पार्टी कैसे बोल सकती है? फिर अभी जब छठी मनाई सरकार ने तो कहा कि प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश में दोगुनी हो गई। यहाँ कोई हमें बता दे जिस व्यक्ति की आय दोगुनी हो गई हो। इनके आंकड़े फर्जी हैं। ये लगता है जो तहसील और थाने में आय बढ़ा दी है उन्होंने, उस आय की बात तो नहीं कर रहे थे। और फिर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी, आप झूठ दिखा रहे हो कि 16% की ग्रोथ रेट है। अगर 16% की ग्रोथ रेट है और आपको $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी चाहिए तो इसका मतलब 34% होनी चाहिए ग्रोथ रेट। तो 34% ग्रोथ रेट नहीं संभव है। अपने झूठ को सच बताने के लिए अमेरिका की कंपनी को इन्होंने हायर किया है और उसे 200 करोड़ रुपए दिए हैं। 200 करोड़ दिए हैं अमेरिका की कंपनी को और 2000 करोड़ दिए हैं अखबार और टीवी वालों को। आगरा में एक फर्जी एनकाउंटर पुलिस ने किया था, अग्निवीर की भर्ती देखने के लिए आया था, अब उसके परिवार वालों को पुलिस। मैं उनके परिवार के लोगों से मिलूंगा और परिवार के लोगों से कहूंगा कि बहादुरी की तरह अगर बेटा अग्निवीर बनकर के वर्दी पहन करके सीमा की रक्षा करना चाहता था तो उसके लिए सबसे बड़ी बात यही होगी, परिवार के लोगों को हिम्मत से खड़े रहना चाहिए और ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ खड़े होकर के उन्हें सजा मिले, इस तरफ काम करना चाहिए। और मैं सरकार से कहूंगा कि पीड़ित परिवार की आर्थिक मदद करे और न्याय दिलाने के लिए उन्हें सुरक्षा दे। कांग्रेस तो कानून लेके आई थी जिसके चक्कर में राहुल गांधी फंस गए हैं, क्या आगे चल के देखिए कुछ ये कानूनी लड़ाई है और कई बार पॉलिटिकल लोगों को झूठा फंसाया जाता है, क्योंकि कई बार लोकतंत्र में पॉलिटिक्स करने वाले लोगों को उन आंदोलनों का नेतृत्व करना पड़ता है और जो सरकार उस समय होती है कोई ना कोई मुकदमे लगाती है, फर्जी मुकदमे लगाती है। अब आप देखिए कमाल की बात तो ये है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अपने ही केस वापस ले लिए, डिप्टी सीएम के केस वापस ले लिए और अगर ये ट्रायल पे जाते और कोर्ट जाते तो हो सकता है उन्हें कई बार सजा मिलती, तो कितनी बार सजा जाती। अब ये कांग्रेस पार्टी सोचे कि उन्होंने ऐसा कानून बनाया और उसी कानून में उनका नेता फंस गया। क्या तो ये अब कांग्रेस पार्टी सोचिए, कानूनी राय ले, कोर्ट का मसला है, कोर्ट में इसमें बेहतर फैसला दे सकता है। हम तो विपक्ष के लोग हैं, हम इतना ही जानते हैं कि बीजेपी के लोग झूठा फंसाते हैं। मोहम्मद आजम खान साहब की इन्होंने सदस्यता ली, अब्दुल्ला की सदस्यता ली, हमारी पार्टी के विधायक पूर्व सांसद रमाकांत यादव की सदस्यता लेना चाहते हैं, विधायक इरफान की सदस्यता लेना चाहते हैं, दीपक यादव को जेल भेज दिया, प्रजापति को पहले ही जेल भेज दिया। पहले प्रजापति बुरा लगता था, उसके लिए टीवी चैनल पे पैसा खर्च करके समाजवादी को अपमानित करते थे। अब उन्हीं के परिवार के लोगों को बीजेपी वाले खिचड़ी खिलवा रहे हैं कि हमारी खिचड़ी के कार्यक्रम चाहिए और सम्मान करिए। कहीं ना कहीं खिचड़ी पक रही है, खिचड़ी नहीं पक रही है। इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। निकाय चुनाव को लेकर निकाय चुनाव की तैयारी है और निकाय चुनाव की तैयारी है। जहाँ जहाँ बीजेपी के चेयरमैन हैं, जहाँ जहाँ बीजेपी के मेयर हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा मच्छर हैं, सबसे ज़्यादा कूड़ा है, सबसे ज़्यादा गंदगी है। और तब है जब प्रधानमंत्री जी ने झाड़ू उठाया, झाड़ू लगाया, उन्होंने तमाम एम्बेसडर्स बनाए झाड़ू मारने के लिए और स्वच्छ भारत अभियान चलाया। तो ये कैसा स्वच्छ भारत अभियान है जहाँ कूड़ा सड़कों के किनारे, गलियों में, मोहल्लों में पड़ा हुआ है और सब चेयरमैन मेयर इन्हीं के थे, जिसकी वजह से कूड़ा की परेशानी है। आरएलडी के साथ में गठबंधन करके जो हमारी पार्टी का गठबंधन है वही गठबंधन आगे रहेगा।